नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हमने सेपरेशन पढ़ा था वाटर और एसीटोन का फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। और फिर हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आज हम लोग गैसेस का सेपरेशन पढ़ेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर के जो वेरियस गैसेस उसमें प्रेजेंट्स हैं, जितने भी कंस्टिट्यूएंट जितने भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, उन्हें अगर हम अलग करना चाहे थ्रू एनी प्रोसेस, अगर हमें उसे अलग अलग यूज करना है तो हम उसके लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्या मेथड होगा जिससे हम लोग एयर को सेपरेट कर सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके डिटेल्स को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग प्रोसेस पे आएंगे। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एज हमें पता है कि एयर जो है काफ़ी होमोजीनियस का मतलब अब शायद आपको पता होगा कि ऐसी चीज़ें जो एक फेज में रहे, जिनका अलग अलग सेपरेट बाउंड्री ना दिखे। तो एयर एक ऐसा ही गैस है, होमोजीनियस नेचर का है, जो बहुत सारे गैसेस के कॉम्बिनेशन के होने के बाद भी किसी भी गैस का उसका एग्जैक्ट बाउंड्री वहाँ पे शो नहीं होता। मेन प्रोपोर्शन में जो उसके गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एयर कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड इनर्ट गैसेस, आउट ऑफ विच आर्गन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एयर में और भी छोटे छोटे अमाउंट्स में गैसेस प्रेजेंट हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं और कुछ इनर्ट गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें आर्गन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। इनर्ट गैसेस में 0.1 ही हो तो उस 0.1 में भी आर्गन सबसे हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। Gaseous air is liquefied by increasing the pressure and decreasing the temperature। हम लोग liquefaction of gas पहले ही पढ़ चुके हैं। liquefaction हम लोग करते कैसे हैं, किसी भी अगर गैस है उसको हम लोग को liquefy करना है तो हम लोग प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को घटा देते हैं। क्योंकि गैसियस एयर गैसियस फॉर्म में रह के कन्वर्ट या अलग अलग नहीं हो सकता, तो सबसे पहले इस गैसियस एयर को हम लोगों को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब कि गैसियस एयर का लिक्विफिकेशन करना। लिक्विफिकेशन होता कैसे है किसी भी गैस का, हमेशा अगर किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो हमें टेम्परेचर को जो है वो घटा देना पड़ता है और प्रेशर जो है उसे एक कंडीशन तक बढ़ा देना पड़ता है जिसमें वो लिक्विफाई हो जाए। उसके बाद द लिक्विफाइड एयर इज देन अलाउड टू डिस्टिल फ्रैक्शनली when the components with least boiling point get distilled first। अब जब ये गैसियस एयर लिक्विफाइड एयर में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गया, तब हम लोग इस गैस में ये जो हमारा लिक्विड है मिक्सचर जो है नॉर्मली, उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है उसी से अलग करते हैं। फिर से इसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले डिस्टिल हो जाएगा और अकॉर्डिंगली जिसका बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा उसके बाद वो डिस्टिल होगा एंड उसके बाद वो मतलब कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अभी जस्ट हम लोग बॉइलिंग पॉइंट तीनों का देखेंगे। लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होता है नाइट्रोजन N2 का, तो सबसे पहले वो डिस्टिल होगा, उसके बाद आर्गन डिस्टिल होगा और लास्ट में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का होता है, तो इस वजह से लास्ट में ऑक्सीजन डिस्टिल होगा। मतलब एयर को अगर हमें सेपरेट करना है, उसके डिफरेंट गैसेस को अलग अलग करना है, तो सबसे पहले हमें लिक्विड एयर में गैसियस एयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ एयर करना पड़ेगा। लिक्विफिकेशन करने का प्रोसेस होता है कि हम लोग प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को क्या करें, घटा दें, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इससे क्या होगा, जो गैसियस एयर है हमारा लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस लिक्विड एयर को फिर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मदद से अलग अलग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा सबसे पहले वो डिस्टिल हो जाएगा, उसके बाद जो उससे ज़्यादा होगा उसके बाद वो डिस्टिल होगा और लास्ट में जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है वो गैस हमें मिलेगा। एक चीज और, जरूरी नहीं हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी चीजों को हम लोग पहले ही हटा देते हैं और जो मेन मेन कंपोनेंट्स है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, यही तीन चीज का हम लोग रिसर्वर में कलेक्ट करते हैं, बाकी चीजों को हम लोग पहले ही उसके मिक्सचर से अलग कर देते हैं।
अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। देखिए यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आपको समझाया हुआ है। सबसे पहले ये क्या था, गैसियस एयर था, कंप्रेस किया गया और कूल किया गया, जिससे कैसे किया गया, इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, कि किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग पास करवाएंगे और गैसेस जो है अलग अलग हाइट्स पे अलग हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ तीनों गैसेस का देख लीजिए, सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का -183, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का -196। आपको ये पता होगा कि नेगेटिव जो ज़्यादा होता है वो कम वैल्यू देता है। यहाँ पे सबका परसेंटेज दिया हुआ है। ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एयर में 20.9 मतलब लगभग 21%, नाइट्रोजन जो है 78% होता है और 0.9 मतलब लगभग लगभग 1% आर्गन होता है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ से एयर जो है इन किया, यहाँ पे अंडर हाई प्रेशर एयर को लिक्विफाई करने का प्रोसेस चल रहा है। हाई प्रेशर के अंदर क्या हो रहा है, ये लिक्विफाई हो गया। अब देखिए यहाँ कंप्रेशर लगा हुआ है, यहाँ से कंप्रेस किए, यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का काम शुरू हुआ। लिक्विड एयर जो है अलग अलग अपना कंस्टिट्यूएंट्स को दे दिया। इसके आगे का प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जैसा हम लोग उसमें पढ़े हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम लोग यूज करेंगे, उसमें ग्लास बिट्स प्रेजेंट है। गैसेस जो है उनके वेपर्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट अरेंज हो जाएंगे और जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले डिस्टिल हो जाएगा, उसके बाद जिसका उसके बाद हो जाएगा और जिसका थर्ड है वो थर्ड। बस ये है कि हमें अलग अलग रिसीवर सेट करके रखना पड़ता है अलग अलग डिस्टेंस पे, कि वन बाय वन हम लोगों का जो गैसेस है वो अलग अलग कंटेनर्स में इन द लिक्विड फॉर्म कलेक्ट हो जाए। और अगर हमें इसका ज़रूरत लिक्विड फॉर्म में है तो हम लोग उसको वैसे ही अच्छे से सेव करके रखेंगे। और बहुत जगह ऑक्सीजन को लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में यूज़ भी किया जाता है। तो अगर हमें नहीं ज़रूरत है तो हम लोग फिर से इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका है वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन एयर उसको अलग अलग करने का। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब फिर से वही बात, ज़रूरी नहीं कि आपको प्रोसेस लिखने आए, लेकिन बाकी चीज़ें, बाकी जो डिटेल है आपको हर एक छोटी डिटेल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसका नाम है क्रोमैटोग्राफी। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटोग्राफी होता किसके लिए है, पहले यही जान लेते हैं। तो क्रोमैटोग्राफी वैसी चीज़ों को अलग करने के लिए यूज होता है जहाँ पे वेरियस कलर्स एक जगह पर प्रेजेंट होता है। मतलब मेनली इंक या कपड़ों को अभी ये फैक्ट्री में बड़े बड़े कपड़ों को कलर करने के लिए यूज होता है। ये प्रोसेस मेनली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में होता है। यहाँ पे जो हमें क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है वो हमें इंक में जो वेरियस कलर्स इन्वॉल्व हैं उसके सेपरेशन के लिए पढ़ना है। जो हमें इंक, ब्लू इंक या ब्लैक इंक दिखता है, वो सिंपल एक ब्लू या ब्लैक इंक नहीं है, उसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो इस प्रोसेस को मेनली इंक के सेपरेशन के लिए ही हमें पढ़ना है या फिर पढ़ा जाता है। देख लेते हैं पहले इसका डिस्क्रिप्शन। द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सोल्यूबल इन इट। जो इंक हमें दिखता है उसमें वाटर क्या करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, और जो डाई है वो सॉल सॉल एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूट का काम करता है, जो कि सॉल्यूबल होता है किसमें, सॉल्वेंट में। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग्स विद द डाई पार्टिकल। अगर हम लोग कभी, अभी हम लोग जो डायग्राम देखेंगे, एक हम लोग क्या करते हैं, एक इंक के बूंद को फिल्टर पेपर पे रख लेते हैं और उसको हम लोग ले जाके एक बीकर जिसमें पानी होता है, उस फिल्टर पेपर को किसी चीज़ के मदद से पानी में डिजोल्व करते हैं। तो वो जो इंक है वो पानी में क्या होता है, घुलना शुरू कर देता है। वाटर जो है फिल्टर पेपर पे अपने साथ साथ इंक के बूंदों को भी ऊपर ले जाता है। मतलब जो डाई प्रेजेंट है उसको भी वो अपने साथ लेकर ऊपर जाता है। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर। लेकिन जो डाई एक सिंगल कलर दिखता है वो सिंगल कलर ना होके मिक्सचर होता है दो या उससे ज्यादा कलर का। The colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the color gets separated. तो पानी में जाने के बाद वो कलर जो ज़्यादा soluble होता है पानी में वो सबसे पहले राइज होकर सबसे ऊपर कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो लेस soluble है वो उसके नीचे कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो अलग अलग वेरियस कलर्स प्रेजेंट हैं डाई में उसको अलग अलग कर सकते हैं। सिर्फ फैक्टर क्या है कि जो ज़्यादा सॉल्यूबल है वो पानी में ऊपर कलेक्ट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली जो उससे कम है वो उसके बाद कलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। सी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी।
किसी चीज का सेपरेशन उसके मिक्सचर से अलग अलग करने को, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी शब्द कहाँ से आया? क्रोमा इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स कलर। क्रोमा से आया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम वॉज गिवन। चूंकि इसका यूज सबसे पहले कलर्स को अलग करने के लिए किया गया था, इस वजह से या इस कारण से ही इसका ये नाम दिया गया है। Chromatography is the technique used for the separation of those solutes that dissolve in the same solvent. तो ये एक ऐसा भी प्रोसेस है कि अगर सेम सॉल्वेंट में एक से ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व है, जो कि यहाँ पे डाइज के फॉर्म में या कलर्स के फॉर्म में है, तो उसे हम अलग अलग कैसे करें। देखिए प्रोसेस यही है। आपको हमें सबसे पहले एक फिल्टर पेपर हम लोग ले लेते हैं। फिल्टर पेपर को क्या करते हैं हम लोग, इस पे एक बूंद इंक का ले लेते हैं और उसे हम लोग पानी में डिजोल्व कर देते हैं। पानी में डिजोल्व देख लीजिए ग्लास रॉड है उसके मदद से कर दिए, उसको दबा दिए, सपोर्ट दे दिए। बोल। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस स्टूडेंट्स, अर्जेंट कॉल। चलिए देखते हैं अब हम लोग। तो ये जो है, हम लोग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर पे एक बूंद इंक ले लिए और एक बूंद इंक जो है उसको हम लोग क्या किया, वाटर में डिजोल्व कर दिया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पानी में डिजोल्व है स्पॉट ऑफ इंक। या स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, ये जार है, ये पेपर क्लिप जिससे ये स्टेबल रहेगा, और ये ग्लास रॉड जिससे इसको हम लोग दबा के रखें। अब देखिए यहाँ साइड में आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, जितने भी ये कलर्स प्रेजेंट रहते हैं ये डाइज में, ये अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी, ब्लैक का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है सबसे ऊपर, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, ये ऐसे जो है पैटर्न में अलग हो जाता है। अब हम लोग इसको बाहर निकाल के अच्छे से सुखा के जो कलर हमें चाहिए यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं। जो क्रोमेटोग्राफी मेनली इंक के सेपरेशन के लिए यूज होता है और इसका प्रोसेस इसी तरीके से है। एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर पे हम लोग इंक ले लिए, उसको पानी में डुबो दिए। चूंकि डाइज जो हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो जो कलर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है वो सबसे ऊपर चला जाता है और अकॉर्डिंगली ये सारे कलर्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी अगर आपको कभी आया तो आपको इतनी बातें उसमें लिखनी होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्यूरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका प्यूरिफिकेशन हम लोग कैसे करें, जो कि इम्प्योर इन नेचर है, उसे हम एकदम प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसका हम लोग प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे इस चीज को देखिए। द प्यूरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड सच एज कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है। नमक आप लोग देखे भी होंगे, ये सारे आपको केमिकल्स मिलेंगे अपने लेबोरेटरी में, लेकिन नमक आप क्रिस्टल्स के फॉर्म में देखे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। और आगे अगर हमें इसे प्यूरिफाई करना है तो हम किस टेक्निक के मदद से करते हैं, वो टेक्निक का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा प्रोसेस है। किसी चीज़ को अगर हमें उसके प्योर फॉर्म में यूज करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, तो बहुत सारी चीजें आप ये प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको लगभग लगभग इवापोरेशन जैसा ही लगेगा, लेकिन हम ये पढ़ेंगे कि इवापोरेशन से मच बेटर क्रिस्टलाइजेशन क्यों होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अभी हम लोग पहले क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लेते हैं होता कैसे है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये इवापोरेशन से बेटर क्यों होता है। तो हम लोग देखते हैं ये किस टेक्निक पे हम लोग अप्लाई करेंगे। लेट्स अप्लाई दिस टेक्निक फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ impure sample of copper sulfate, जो कि ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट in color blue in color which contains some suspended impurities of sand, mud etc. यहाँ पे हमें मिला क्या है, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है, और उसमें मिला हुआ क्या है, कुछ इम्प्यूरिटीज मिले हुए हैं लाइक सैंड, बालू, मड, कीचड़, ये सारी चीजें उसमें मिली हुई हैं। तो इसका हम लोग प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसको प्योर कैसे बनाएंगे, ये हमें पढ़ना है। अब हम प्रोसेस देखते हैं कि ये होगा कैसे। प्रोसेस देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक अबाउट 5 ग्राम सैंपल ऑफ 5 ग्राम ऑफ सैंपल इन अ ग्लास बीकर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सैंपल का 5 ग्राम एक ग्लास बीकर में ले लेंगे। टू दिस वी एड अबाउट 20 ml ऑफ वाटर। उसके बाद इस सैंपल में हम लोग क्या करेंगे, पानी मिला देंगे। पानी आप जरूरी नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, आप अपने अनुसार मिला सकते हैं। Stir with the help of a glass rod for about 5 minutes so that copper sulfate completely dissolves in water. कॉपर सल्फेट जो है सोल्यूबल होता है वाटर में, तो बोला कि ये सैंपल को 5 ग्राम
कुछ अमाउंट सैंपल को पानी में डालने के बाद उसे हम अच्छे से मिलाएंगे, और तब तक मिलाएंगे जब तक कॉपर सल्फेट अच्छे से पानी में घुल ना जाए। नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन थ्रू अ फिल्टर पेपर। अब जो ये घुला हुआ सॉल्यूशन है उसे हम फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें मिलेगा क्या? द पार्टिकल्स ऑफ इम्प्यूरिटीज विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। अब जो सैंड है वो तो फिल्टर पेपर से क्रॉस होने से रहा, मड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो भी फिल्टर पेपर से क्रॉस होने से रहा, तो जो भी हमारा इम्प्यूरिटीज था लाइक सैंड और मड वो जो है फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। ट्रांसफर द फिल्टरेट इन अ चाइना डिश। और जो हमें फिल्टरेट मिला है जो कि क्या है? पानी और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर, वो हम फिल्टरेट के रूप में पाए हैं और उसे हम एक चाइना डिश मतलब एक बाउल में डाल देंगे। उसके बाद प्लेस द चाइना डिश ऑन अ सैंड बाथ एंड हीट द बाथ ऑन अ बर्नर। अब ये चाइना डिश जो हमारा बाउल है चीनी मिट्टी का बना हुआ उसे हम सैंड बाथ, सैंड बाथ का मतलब क्या होता है कि आप देखोगे कि बालू के ऊपर कोई चीज रखा जाता है गर्म होने के लिए। एक प्लेट में मान लीजिए बालू रख दिए और उसको डायरेक्ट गर्म ना करके हम लोग उस बालू के ऊपर, बर्तन को बालू के ऊपर रख के तब गर्म कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है? फायदा इसका ये होता है कि द डिश कैन बी हीटेड डायरेक्टली बट द सैंड बाथ प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म हीट। इसको हम लोग चाइना डिश को डायरेक्ट हीट कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे स्लो इवोपरेशन चाहिए। और जो सैंड बाथ है, बालू जो है, यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड करता है पूरे सॉल्यूशन, मतलब एक जैसा हीट चारों तरफ प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चीज़ों को होना है वो मच बेटर होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ डायरेक्ट हीट ना करना प्रेफर करके सैंड बाथ के ऊपर रख के इनडायरेक्ट हीट हम लोग यहाँ पे देते हैं। मोर एवर द डिश में इवन क्रैक ऑन डायरेक्ट हीटिंग। ये भी हो सकता है कि चाइना डिश को अगर हम लोग डायरेक्ट आग पे चढ़ाएं तो वो क्रैक हो सकता है, टूट सकता है। तो इसको भी अवॉइड करने के लिए हम लोग सैंड बाथ मतलब बालू के ऊपर रख कर इसको गर्म करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। सो वाटर फ्रॉम द डिश स्लोली इवोपरेट्स। अब क्या होगा? जैसे हम लोग उसको गर्म करेंगे चढ़ा के तो उसमें से जो पानी है वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिड्यूस टू नियरली हाफ, रिमूव द डिश फ्रॉम द बर्नर। जैसे ही हम लोग देखेंगे कि इवोपरेट होते होते जितना हम लोग सोल्यूशन रखे थे वो हाफ या उससे थोड़ा कम बचा है, तो हम लोग उस जो चाइना डिश है उसे रिमूव कर देंगे बर्नर से और उसे रखेंगे कहाँ? प्लेस द डिश ऑन अ ग्लास बीकर फुल ऑफ वाटर। हम लोग को पता है पानी के ऊपर कोई चीज रखने से वो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग चाइना डिश को एक ग्लास फ्लास्क के ऊपर रखेंगे जो कि पानी से भरा होना चाहिए। लीव द कंटेंट्स अनडिस्टर्ब फॉर हाफ एन आवर। अब कुछ देर के लिए हम लोग वो जो कंटेंट्स बचा है उसे हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। ब्यूटिफुल ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सेटल ऑन द बॉटम ऑफ द डिश। जब हम लोग कुछ देर बाद आकर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उस डिश में ब्लू कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स प्योर फॉर्म में वहां पे पाए जाएंगे। अब जो पानी बचा है वहां पे एक्वस लेयर जो है हमारा उसे हम डिकैंट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ऊपर से हटा देंगे। ट्रांसफर द क्रिस्टल्स ऑन अ फिल्टर पेपर एंड ड्राई देम केयरफुली। और जो हमारा भीगा हुआ क्रिस्टल्स मिला है उसे हम फिल्टर पेपर पे रख के अच्छे से सुखा देंगे और अच्छे से हम लोग उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। इम्प्योर अगर हमें कोई मिक्सचर मिला है, अगर हमें उसे प्योर करना है तो हमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ता है। यहाँ पे जो प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में कोई चीज़ को ऑब्टेन करना इन इट्स प्योर फॉर्म। सबसे पहले इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ मिले हुए थे लाइक सैंड और मड, तो उसको हटाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो सैंपल था उसे पानी में डिसॉल्व किया और उससे तब तक घोला जब तक कि कॉपर सल्फेट पूरे पानी में घुल नहीं गया, क्योंकि बालू और कीचड़ तो घुलने से रहा तो कॉपर सल्फेट ही घुलेगा। उसके बाद हमने उसे एक फिल्टर पेपर से पास कराया, तो जो भी हमारा इम्प्यूरिटीज था वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह गया और जो हमें फिल्टरेट मिला वो था सॉल्यूशन किसका? वाटर का और कॉपर सल्फेट का। अब उस सॉल्यूशन को हमने एक बाउल में चाइना डिश में ट्रांसफर किया और उसे एक बर्नर पे चढ़ाया, लेकिन डायरेक्ट ना चढ़ा के एक सैंड बाथ के ऊपर रखा, बालू से भरे हुए बर्तन के ऊपर रखा, ताकि उसमें हीट जो है यूनिफॉर्म अच्छे से पहुंचे प्लस बर्तन भी हमारा सुरक्षित रहे। कुछ देर उसे गर्म करने के बाद जब हमने देखा कि सॉल्यूशन आधा या उससे कम हो गया है तो हमने उसे उतार कर एक ग्लास से भरा हुआ पानी उसके ऊपर उस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए बिना हिलाए डुलाए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे हमें दिखेगा कि ब्लू क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के फॉर्म हुए हैं और
बाकी जो पानी बचा है उसे हम डिकैंट कर देंगे, हटा देंगे, वहाँ से क्रिस्टल्स निकाल के फिल्टर पेपर के ऊपर रख के हम लोग उसको सुखा देंगे, तो इससे हमें प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे ऑफ कॉपर सल्फेट। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक है वो खत्म होता है। अब आपका छोटा छोटा 2 टॉपिक बचा है। एक तो वाई इज क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन इवापोरेशन, दूसरा फिजिकल और केमिकल चेंज अभी आपको पढ़ना है। तो 2 छोटे छोटे टॉपिक्स प्लस आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है आप लोग करना स्टार्ट कर दो। एक 2 टॉपिक जो फिजिकल केमिकल चेंजेस से रिलेटेड है उसे छोड़ देना, बाकी क्वेश्चंस आप लोग फ्री हो करने के लिए। जिनके पास भी ये कैपेसिटी है जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं वो प्लीज़ एनसीईआरटी बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है प्लीज़ पूछिए। नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम लोग टेस्ट अरेंज करेंगे ऑफ चैप्टर 1, तो आप लोग उसके भी प्रिपरेशंस में लग जाइएगा। टिल टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे, स्टे एट होम।